हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 317वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर्स। Globus ITI Kamti is my education partner. Freshly Baked is my cake partner. Tricourse is the international brand of chocolates, which is a Nagpur brand now going global. And of course, Servicing Wala is my Atmanirbhar Bharat partner. A big thank you to Tirupati Urban Cooperative Bank and yes, of course, Joshi Security Systems. आज एक ऐसे व्यक्ति से बात हो रही है, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष इसलिए कहूँगा क्योंकि एक विजन है, एक मिशन है सुसाइड रोकने का, विजन है एक ऐसा अस्पताल बनाने का जिसमें एक राज छुपा है। वो व्यक्ति से बात करूँगा मैं जिसने ये सोचा है कि वो पूरी दुनिया घूमेगा। कैसे घूमेगा, क्या प्लान है, सब बातें पता चलेंगी आज उनसे जो है मेरे साथ। द वन एंड ओनली इंटरनेशनल अल्ट्रा marathoner, the one and only Atul Kumar Chokse. Hi Atul. Hi. How are you? I am fine. Hello viewers. Thank you राज भाई, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। थैंक यू। No man, ये इनवाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि आप कुछ ऐसे करिश्मे आए दिन करते रहते हैं जिसको जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्सुकता है वो बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में। सबसे पहली उत्सुकता तो ये जो आज के अखबार और टीवी चैनल और न्यूज़ चैनल कह रहे हैं वो ये है कि आपने 5100 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा 1551 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा एक फासला था वो मात्र 52 डेज में पूरा किया। और कोई वो ऐसी वैसी जगह भी नहीं थी, वो एक थार का डेजर्ट था। जी। सबसे पहले आपके बारे में जाने, आपके इस पूरे के पूरे जो आप लक्ष्य है आपका उसके बारे में जाने। ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल कुमार चौकसे है। पेशे से मैं कंप्यूटर टीचर हूँ और साथ में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथनर हूँ। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसा गेम होता है जिसमें 50 किलोमीटर के ऊपर दौड़ा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 70 से ज़्यादा नेशनल लेवल पे मैराथन्स पार्टिसिपेट किए और 35 इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने दुनिया का सबसे कठिन मैराथन जो सहारा रेगिस्तान में होती है, वहाँ मैंने 55 डिग्री में 257 किलोमीटर रनिंग किया था। सेम डे 55 डिग्री था टेम्परेचर और रात में -2 डिग्री। ऐसे ही मैंने हिमालयास में दौड़ा है। नुब्रा वैली के पास खरडुंग विलेज है, वहां से दौड़ते हुए लेह लद्दाख आया था। 20,000 फीट की ऊंचाई में -18 डिग्री 10% ऑक्सीजन थी और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी। उसमें मैंने 2 मेडल हासिल किया था। ऐसे मैंने नागपुर से पचमढ़ी 333 किलोमीटर, नागपुर से अमरावती, और ऐसे मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल करे हैं और एक कैंपेन के साथ, मतलब एक अभियान के साथ ये सारे मेडल्स हासिल कर रहे हैं। जी, फिलहाल अभी मैं आपको अपने रिसेंट इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा। क्रॉसिंग ऑफ द थार डेजर्ट ऑन फुट, अपने कदमों से पूरे थार रेगिस्तान को पार करना। तो जस्ट अभी मैं फ्राइडे को ही नागपुर पहुंचा हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 31 दिसंबर 2020 इंडिया पाक बॉर्डर नाडाबेट, रन ऑफ कच्छ, गुजरात। तो मैंने अपने साथ 160 किलो की ट्रॉली रखी हुई थी जिसमें मेरा 10 दिन का राशन, सोलर पैनल, दवाइयाँ, टेंट, स्लीपिंग बैग, यदि सांप ने मुझे रास्ते में काट दिया तो उसका एंटी वेनन भी। तो लगभग 160 किलो का लगेज हो गया था मेरे वो साथ, और वो 160 किलो के लगेज को मैं ढकेलता था और खींचता था। पहले मैंने कच्छ के नमक के रेगिस्तानों को पार किया, फिर उसके बाद मैं राजस्थान में एंटर हुआ और जालोर डिस्ट्रिक्ट के पीछे के रेगिस्तानों को पार करते हुए बाड़मेर पहुंचा। बाड़मेर से मैं अंदर रेगिस्तानों में 1,500 साल पुराने मंदिरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। फिर उसके बाद मैंने रेडाना के रण को पार किया। फिर उसके बाद जैसलमेर के फॉरेस्ट नेशनल पार्क को पार करते हुए तन्नोट पहुंचा। तन्नोट जो हमने बॉर्डर फिल्म में देखा है कि वहां पे पाकिस्तानी बम गिराते हैं पर एक भी बम नहीं फटता, वो बमों के ऊपर फिल्म बनाई। फिर उसके बाद मैंने दुनिया की सबसे टॉप 10 भूतिया जगह जिसको मानते हैं कुलधारा में मैं एक ऐसे गांव में सोया जहां पे 5000 खंडर थे और मैं अकेला था। मैं वहां पे भूतों का वेट करने के लिए वहां पे
डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वेट कर रहा था, पर अफसोस कोई भी भूत मेरे पास नहीं आया, इंटरव्यू ले पाया उनका। फिर उसके बाद दोबारा अगर वहाँ जाए और वहाँ पे कोई भूत से मुलाकात हो तो एक मेरे लिए भी अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। हाँ जी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा है, शायद वो लोकल लोगों से ही मिलते हैं। जी जी। तो उसके बाद में जैसलमेर के बाद में पोखरण गया, जो इंडिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है, जहाँ पे 2 बार परमाणु बम के टेस्ट हुए हैं। जी। उन एरियो को पार करते हुए बीकानेर पहुंचा, और बीकानेर में मेरे को एक व्यक्ति ने मैसेज किया लैला मजनू के बारे में। जो लैला मजनू की कहानी हम लोग टीवीओ, किस्सों और गीतों में सुनते आ रहे हैं, उनकी रियल स्टोरी जानने के लिए मैं फिर से पाकिस्तान बॉर्डर चला गया, अनूपगढ़ में मैंने लैला मजनू की कब्र देखी, उनकी मजार देखी, और उनके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर मैंने वहां से सूरतगढ़ की तरफ गया, और सूरतगढ़ की तरफ जाते जाते मैं कुछ ऐसे गांवों में पहुंचा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग ने अभी सोचा होगा 32 जीबी का एक पेन ड्राइव होता है, 32 जीबी की हार्ड डिस्क होती है। मैं 32 जीबी के गांव में रुका था, और वो 32 जीबी का गांव, ऐसे 50 जीबी का गांव, 70 जीबी का गांव, और ये एक बहुत अनोखी घटना थी, वो भी मैं आगे शेयर करूंगा। फिर उसके बाद सूरतगढ़ पहुंचा, और सूरतगढ़ के बाद मैं बलोप्पल पहुंचा। बलोप्पल एक ऐसी जगह है जो पूरा दलदली रेगिस्तान है। वहां पे जमीन तो आपको साफ सुथरी दिखेगी शायद, पर आप थोड़े दूर आगे जाएंगे और डूब जाएंगे। तो वो दलदली रेगिस्तानों को बड़े मुश्किल से पार किया। फिर मैं कालीबंगा पहुंचा, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मैंने अपने हाथों से उठाए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर मैं हरियाणा पहुंचा, हरियाणा के बाद पंजाब में मेरी पूरी जर्नी का एंड हुआ। लगभग मैंने 1551 किलोमीटर का सरवाइव किया, और इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ गवाया। पहली चीज, मेरे पैरों की 4 बार चमड़ियां बदल चुकी है, मेरे 3 जोड़ जूते फट चुके हैं, मेरी ट्रॉली के 5 जोड़ टायर फट चुके हैं, और बहुत परेशानी थी, जिसके ऊपर मैंने खुद एक सर्वाइवल मूवी बना रहा हूँ जिसका नाम है फकीर की दुनिया। एक तरफ मैंने बहुत गहरा जातिवाद भी झेला, और एक तरफ मैंने बहुत ज्यादा प्यार भी लोगों का पाया, और एक तरफ में माफिया ग्रुप को भी मैंने पार किया, जो अफीम का काम करते हैं। अफीम की तस्करी करते हैं। वहां पे मैंने 1000 रुपए किलो अफीम बिकते हुए देखा है, और बहुत सारी चीजें थी जो मैं एक किताब के थ्रू और एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आप लोग को बताऊंगा। जी। अब इसके अलावा मैं ये जर्नी क्यों किया, उसका एक तो रीजन था, ये विश्व रिकॉर्ड है, एशिया रिकॉर्ड है, लिम्का रिकॉर्ड है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और साथ में मैं एक अभियान चला रहा हूँ, एक पहल होश के लिए। दुनिया में 10 में से 4 व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जीते हैं, निराशा में जीते हैं। कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास नौकरी नहीं है। इन समस्याओं की आड़ में या तो वो नशे का सहारा लेता है, या तो आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाता है, और डॉक्टरों के पास भी जाता है तो डॉक्टर भी उसको एक तरह की ऐसी गोलियां दे देती है कि दिन भर वो सोता ही रहता है। वो एक तरह का नशा ही देते हैं। जी। एक्चुअली मैंने कुछ चीजों पे स्टडी कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे अध्यात्म भी हो, और स्पोर्ट्स भी हो, और मेडिकल साइंस भी हो, और जो डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्ति है वो वहाँ पे आएगा, 10 दिन का उसको कैंप ऑर्गेनाइज कराऊंगा, और नया जीवन पाके जाए। उस जर्नी में मैं अभी अपनी नेक्स्ट जर्नी पे कदम रखने जा रहा हूँ, उस यात्रा पे। ये जो पूरा का पूरा थार डेजर्ट का आपका 1551 किलोमीटर का जो जर्नी था, ये जर्नी के पीछे की जो धारणा थी, जो सोच थी, वो थी सुसाइड प्रिवेंशन। हाँ जी। इसके बारे में ये सोच क्यों आई? क्या इस पे कभी आपने मीडिया से कभी बातचीत की? क्योंकि जनरली आप इस मुद्दे पे बात थोड़ा अवॉइड करते हैं करना। क्या था कारण, मतलब ये सोच कहाँ से शुरू हुई? मेरे जीवन में जो एक क्रांति घटी या सोच कहाँ से पैदा हुई, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। 2 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम निकिता, और वो 2 साल से मेरे टच में थी। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। हमारी बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई, और शादी के 2 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, और उसने आत्महत्या करी। और आत्महत्या का कारण ऐसा था कि शादी के बाद कोई ने उसको बताया, या कोई रिलेटिव ने, कि मैं मांगलिक हूँ, और मांगलिक लड़के से शादी करने से कोई पागल हो जाता है, मर जाता है, इस तरह के विचार उसके दिमाग में भर दिए। तो जब मैं उसको शादी के बाद नेपाल, भूटान वहाँ घुमाने ले गया, और 2 बार एरोप्लेन में बैठाला, तो जो एक्साइटमेंट मैं हमेशा देखता था वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी। तो मैंने उससे पूछा
कि क्या हो गया, ये क्यों सोचती रहती है बार बार, क्या गुमसुम हो जाती है। तुमने वो कई बार मेरे को बोलती थी, अतुल देखो तुम्हारी लाइफ लाइन इतनी लंबी है, मेरी इतनी सी है, ऐसी कई चीजें बोलती थी। और मार्च के दिनों में पिछले साल लॉकडाउन चालू हो गया था, इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जी 22 मार्च को जी। और उस लॉकडाउन में हम लोग घर में ही रहते थे, पर ये बार बार गुमसुम हो जाती थी। तो मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गया, उसकी काउंसलिंग कराया, उसके मम्मी पापा को भी ले गया, मेरी भी काउंसलिंग हुई। डॉक्टर ने 2-3 टेस्ट लिख दिए थे, पर लॉकडाउन के कारण वो टेस्ट कराना के लिए मुझे जिस जगह जाना था मैं जा नहीं पाया। और किसी कारण बस उसके मम्मी पापा ने बोले कि अभी रहने दो, घर ही में रहने दो और हो जाएगा ठीक। फिर कुछ दिन उसके मम्मी पापा घर रहे। मैंने शादी के बाद 2 ब्लॉक ले लिया था, एक ब्लॉक में मेरे मम्मी पापा और एक मैं, और उसके मम्मी पापा का भी घर नजदीक था। तो सब कुछ 1-1, 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। हम लोग घर में अच्छे से खुश रहते थे। उसको सब्जी बनाना नहीं आता था, मैं ही सब्जी बनाता था, वो रोटी चावल बनाती थी और खुशी खुशी हम लोग खाते थे। पर कई बार वो गुमसुम हो जाती थी। तो ऐसी बात है कि 13 जून को लॉकडाउन खुला था और मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, मेरा सीताबर्डी में ऑफिस है। तो मैंने सोचा कि मैं सेंटर जाता हूँ और कुछ काम में फोकस करता। तो सुबह मैंने आलू की सब्जी बनाया, उसने रोटी बनाई और चावल बनाई, खुशी खुशी खाई बे हम दोनों ने। मैंने उसके माथे में हाथ फेरा, चूमा और बोला कि गुड़िया मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आता हूँ। और मैं अपने बर्डी के ऑफिस आ गया। और फिर यहाँ से मैं जाते टाइम कुछ फ्रूट्स और दूध और नाश्ता लेके गया। घर पहुँचा, खटखटा रहा हूँ तो खोल नहीं रही है, और फ़ोन लगा रहा हूँ तो उठा नहीं रही। मेरे को ऐसा लगा कि उसको नींद लग गई होगी, तबीयत खराब हो गई होगी। फिर मेरे बेडरूम से लगा एक वेंटिलेटर है, तो मैंने सोचा खड़े होकर उसको वहाँ से चिल्ला के आवाज़ देता हूँ, आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो अंदर देखा तो फांसी से लटकी हुई थी। फिर मैं दौड़ते हुए गया और दरवाज़ा तोड़ा, मकान मालिक को बताया, और जब तक उसको देखा तब तक उसकी जान जा चुकी थी। और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। और फिर 2 दिन बाद फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसका अंतिम संस्कार किए। मेरे को तो कई दिनों तक आज भी विश्वास नहीं होता कि वो चली गई और कैसे। फिर मैं इसके बारे में बहुत स्टडी किया कि अब तो ये मांगलिक वाली बात तो शायद सच तो नहीं हो रही। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, डॉक्टरों से बात की, साइकेट्रिक से। फिर मैंने अंत में स्टडी करने के बाद ये देखा कि ये सब चीज़ें कुछ होती नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है। यही जीतने और हारने वाले व्यक्ति में फ़र्क होता है। जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है जीत के बारे में, इसलिए वो देखते हैं हम लोग, वो जीतते चले जाता है। और एक हारने वाला व्यक्ति हारते चले जाता है। तो आज सब कुछ सही होते हुए भी आज वो मेरे जीवन में नहीं है। तो मैंने देखा कि इंसान का 5 मिनट में पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। 5 मिनट के अंदर उसका पूरा व्यक्ति राख हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना जीवन तो ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन यही गलत अंधविश्वास धारणाओं पे जी रहे हैं और अपना जीवन को रोज बर्बाद कर रहे हैं। आप हर दिन देख रहे होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग सुसाइड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो उन लोगों को गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन देने के लिए मैंने अतुलनीय फाउंडेशन बनाया है मेरी वाइफ की याद में। और मैंने अपने लेवल में एक सुसाइडल प्रिवेंशन हेल्पलाइन चालू करी है। कुछ काउंसलरों को और कुछ डॉक्टरों को अपने लेवल पे जोड़ा हूँ। इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल कॉल नहीं है। किसी के दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं तो वो हमको उस नंबर पे कॉल करते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइडेंस देते हैं और उनको उभरने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो मेरा स्पोर्ट्स के माध्यम से ही मैं पूरी ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ लोगों के बीच में कि अपनी कदर करो। दुनिया में तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, संसाधन महत्वपूर्ण नहीं है, तुम महत्वपूर्ण हो। यही मैसेज के साथ मैं ये सब कर रहा हूँ जी। आपकी जो ये आपने पूरी बात बताई, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप इस किस्म का इनिशिएटिव लें और इस किस्म के इनिशिएटिव को आगे ले जाकर इस तरीके से एक यूनिक तरीका अपनाया आपने। लेकिन आप एक मतलब अगर एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखा जाए, आर्थिक तरीके से देखा जाए, तो ये डिसीजन लेना कि एक कंप्यूटर टीचर का जॉब छोड़ना, उसके बाद थार डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ना, बहुत पैसा लगा होगा। मेरे पास जब स्टार्टिंग किया था मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। बस मेरे का एक मकसद मालूम, मुझे करना है। अब कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, परमात्मा करके देगा। तो उसी राह में एक मेरे फ्रेंड है, उनकी एक कंपनी है
उन्होंने अपनी तरफ से ट्रॉली बना के मुझे गिफ्ट कर दिया। किसी ने कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कैमरा दिया था, मैंने उनको उस कैमरे से पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। और मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर एक नॉर्मल इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे को एक थार रेगिस्तान की जर्नी में एक भिखारी ने भी चाय पिलाई है और एक करोड़पति ने भी मेरे को एक लग्जरी होटल में बठिंडा में सुलवाया है। तो मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर सब कुछ अच्छे से हुआ। और आगे वाली जर्नी में मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर होगा जी। अब ये थार डेजर्ट 1500 किलोमीटर का एक लक्ष्य था जी। 1551 किलोमीटर का लक्ष्य था। सिर्फ 52 दिन थे आपके पास, आपने ये 52 डेज में पूरा किया। अब आप एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेने जा रहे हैं, जहाँ पर शायद आपको भिखारी चाय ना पिलाए, शायद आपको एक करोड़पति एक अच्छे होटल में सोने की जगह ना दे दे। किस किस्म की तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमने की बात कर रहे हैं। जी। मैं अभी जो मेरी नेक्स्ट जर्नी है, रन अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने जा रहा हूँ सितंबर में जी। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मेरे दोस्तों, ये उसका रूट मैप है। और थार रेगिस्तान की जर्नी भी, इस जर्नी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो टेस्ट कर रहा था कि ये जर्नी 4 साल की है, 4 साल में मैं कितनी मुसीबतें झेलूंगा। तो कम से कम 2 महीने एक बार ट्राई तो करूँ। तो मैं इसका आपको डिटेल बताना चाहूंगा, ये जर्नी कैसे स्टार्ट करूंगा। मैं इंडिया से स्टार्ट करूंगा, नागपुर से। नागपुर हमारा सेंटर है इंडिया का। वहां से मैं रन करते हुए नेपाल जाऊंगा, नेपाल से माउंट एवरेस्ट रेंज और हिमालयास को पार करते हुए तिब्बत पहुंचूंगा, तिब्बत से पूरा चाइना को पार करते हुए कोरिया के पास वाली बॉर्डर में पहुंचूंगा। फिर वहां पे पीले महासागर को मैं पानी के जहाज से पार करते हुए साउथ कोरिया पहुंचूंगा। फिर कोरिया के बाद मुझे जापान जाना है, फिर पानी के जहाज से मैं जापान को पूरा पार करूंगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आएगा प्रशांत महासागर का, तो उसको मैं ये कार्गो जहाज में अपना लगेज रखूंगा और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका पहुंचूंगा। और अमेरिका का एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, फिर उसके बाद मैं पृथ्वी आधी कंप्लीट हो जाएगी मेरी, और मैं पुर्तगाल पहुंचूंगा। पुर्तगाल से स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, और उसके बाद रशिया, अजरबैजान, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, ओमान मेरी लास्ट कंट्री रहेगी। फिर मैं वहाँ से पानी के जहाज से अरब सागर को पार करते हुए मुंबई, और मुंबई से नागपुर। तो ये लगभग 35,000 किलोमीटर से शायद 45,000 किलोमीटर की डिस्टेंस हो सकती है। और मेरा टारगेट है, मैं 4 साल में ये पूरी जर्नी कंप्लीट कर लूँगा। और ये जर्नी सिर्फ मैं अपने कदमों से पूरी करूँगा। और जो आपने थार रेगिस्तान की जर्नी में मेरी ट्रॉली देखी है, वो मेरा चलता फिरता घर है। और मैं दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाऊंगा, अवेयरनेस कैंपेनिंग लगाऊंगा। जितना देश मॉडर्न या विकसित हो रहा है, वहाँ पे सुसाइड उतनी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे देशों को चुना है जहाँ पे, जैसे अमेरिका, वहाँ पे सुसाइड का बहुत बड़ा स्तर है। जापान में सुसाइड हो रही है, कोरिया में सुसाइड हो रही है। तो वहाँ पे मैं एक अवेयरनेस का कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज करूंगा। और जो व्यक्ति मुझे कुछ भी डोनेट करेंगे, वो मैं अपने फाउंडेशन के खाते में डालूंगा, और उसको वर्ल्ड लेवल का मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। उसके लिए मैं ये जर्नी करने जा रहा हूँ। आपकी ये जो जर्नी है, ये जर्नी के लिए जितने भी देश आपने कहे, वो नेपाल, तिब्बत, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूएस, पोर्चुगल, यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, ये जितने भी देशों की आपने बात करी है, इन सब देशों से आपको वीज़ा मिला है? मैं इन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी पहले यही था कि मैं पहले टेस्ट तो कर लूँ कि मैं थार में कैसे सर्वाइव करता हूँ। अब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी पहली कंट्री है चाइना, पर उसके पहले मैं भारत सरकार को भी एक लेटर लिख रहा हूँ, और यूनाइटेड नेशन को भी। यूनाइटेड नेशन से मेरी 2 महीने पहले ही बात हुई थी। उनको मैंने बताया था मैं ये जर्नी करने जा रहा हूँ, आप मुझे पूरी कंट्रीज़ में जो वीज़ा फीस लगने वाली है वो मेरी माफ़ करा दीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। भारत सरकार से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी वीज़ा फ़ी माफ़ करा दीजिए, वही लाखों में हो जाएगी आज। तो मैं उसके लिए अभी अप्लाई कर रहा हूँ। और जैसे जैसे वीज़ा मिलते जाएगा, मैं कंटिन्यूस जर्नी करते जाऊंगा, क्योंकि ये 4 साल की है। इकट्ठा तो कोई कंट्री एक साथ मुझे वीज़ा नहीं देगी, मुझे एक के बाद अप्लाई करते जाना पड़ेगा जी। अब आप मुझे बताएं कि ये पूरी की पूरी जब जर्नी आपकी शुरू होगी, क्या आपने एक स्टार्ट डेट शुरू
प्लान मैंने करिए। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, उस दिन मैं स्टार्ट कर दूंगा ये। जी। तो 21 सितंबर को जब आप ये शुरू करेंगे जी। तब आपको क्या लगता है कितने देशों की आपको अप्रूवल आ जाए, तब तक आ जाएंगे? मुझे लग रहा है कि मुझे चाइना का मिल जाएगा और कोरिया का, जापान का और अमेरिका का मिल जाएगा, और फिर उसके बाद एक यूके के वीज़ा से ही मुझे पूरे लगभग उनका शेंघेन वीज़ा ऐसा कुछ होता है जिसमें मुझे लगभग सारे देशों के उसमें मिल जाएंगे। आप को ये भी पता है कि सभी देशों की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत जी। अलग होती हैं जी, कंपैरेटिवली जी, टू जी। जस्ट इंडिया, जी जी तो उसकी भी तैयारी आप करके बिल्कुल जाइए। बिल्कुल, मैंने उस हिसाब से भी पूरी स्टडी करी है, क्योंकि मैं जैसे रशिया के साइबेरिया वाले हिस्से में जाऊंगा तो वहाँ -70 डिग्री है, और एक कुछ डेजर्ट में फिर से मैं +50 डिग्री में जाऊंगा, तो मैं माइनस डिग्री के लिए भी रेडी हूँ, प्लस डिग्री के लिए भी रेडी हूँ, और कई घने जंगलों को भी मुझे पार करना है, तो उन सब की मैं हर दिन रात दिन स्टडी कर रहा हूँ। अब आप पैदल चलने की बात कर रहे हैं, नागपुर के एक साइकिलिस्ट अभी 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग करके आए हैं। जी जी उनका उद्देश्य अलग था। जी जी अमित समर्थ नाम है उनका, बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं उनको। जी। आप एक इतना बड़ा 35,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर का लक्ष्य जी। बनाने की कोशिश में लगे हैं। जी। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको कि ये जो रन अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबल एंड मेंटल पीस जी। आपकी का चयन आप करना चाहते हैं, कि जी। कोशिश आप करना चाहते हैं, जी। ये कहाँ तक होगा? ये लगभग पूरा हो जाएगा, उसमें मुझे कुछ भी डाउट नहीं है, हो जाएगा। यही रहेगा कि मुझे इधर प्रॉब्लम्स ये आएंगी, पहला तो लैंग्वेज का, क्योंकि इतने सारे देश और हर देश की एक अपनी छोटी छोटी लैंग्वेज भी होती है, पर इंसानियत की लैंग्वेज हर कोई समझता है। ये मैंने सहारा रेगिस्तान में देखा था, क्योंकि जब मैं सहारा रेगिस्तान पहुंचा था, मुझे पानी चाहिए था या खाना चाहिए था, तो मैं इशारों में बात करता था कि ऐसे मुझे दे दो, ऐसा हाथ बताता था, तो वो लोग समझ जाते थे। और आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है, गूगल ट्रांसलेटर मेरी मदद करेगा, और लोकल लोग भी है, जो हमारे इंडियंस भी तो हर जगह फैले हुए हैं। जब मैं उनके देश आऊंगा तो स्वाभाविक है वो तो मेरा वेलकम करने, या एक प्यार का एक देशभक्ति होती है उस कारण तो वो आएंगे, क्योंकि इंडिया का तिरंगा भी तो मेरे साथ पूरी अर्थ का चक्कर लगाएगा। आपको जगदीश कुमार पंचाल देख रहे हैं जी। वो कहते हैं, अतुल जी नमस्कार, मैं राजस्थान में भटकी विलेज से 40 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ। जी। आपकी डेजर्ट यात्रा पूरी देखता था। हाँ जी, आपने थार रेगिस्तान की मेरी यात्रा देखी, शुक्रिया। अच्छा, ओके। मुझे एक चीज बताएं अतुल की ये जो पूरा का पूरा आपका थार डेजर्ट वाला जो पूरा ट्रिप था, इस ट्रिप के अंदर में आपको आपने फकीर की दुनिया, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड आपने इस्तेमाल किया हर जी, जगह। जी। फकीर की दुनिया होती कैसी है? एक्चुअल में हम सभी इंसानों को ये भ्रम है कि हमारे पास कुछ है, तो मैं उनको एक अवेयरनेस के लिए ये नाम रखा है कि हम सब फकीर हैं। ये झूठा भ्रम छोड़ दो, यहाँ पे कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने ये लफ्ज का यूज किया है कि क्योंकि इस वक्त जो आपको देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी कारों वाले, बड़े फॉर्च्यूनर वाले, जी, बड़े जी। पैसे वाले, बड़े जी, बंगले वाले लोग देख रहे हैं। जी, जी। तो इनको तो इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं है शायद जी। कि फकीर की दुनिया क्या होती है। आप बताएं फकीर की दुनिया क्या नहीं, होती है? वही बता रहा हूँ ना, जिस दिन आपको जब मृत्यु आएगी अंत में आपके पास 1 मिनट के लिए भी आप रिक्वेस्ट करेंगे पर वो मिलेगा नहीं, और आपने सोचा था कि आज मैंने करोड़ों रुपए जमा करके रखा, इससे मैं एंजॉय करूंगा, आप ये बहुत बड़े धोखे में हैं। कुछ भी चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है। मैंने उन चीजों को महसूस किया है, तो मेरे को लगा कि मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं, इसलिए मैंने फकीर शब्द का यूज किया है कि हम सब रियल में फकीर हैं। तो असल दुनिया का एक्सपीरियंस क्या है? असल एक्सपीरियंस है कि वर्तमान को जिए, जैसी चीज है उसको वैसा देखना सीखे। हम लोग अपनी तरीके से कल्पनाओं में दुनिया को देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से दुनिया ऐसी होना चाहिए, मेरे हिसाब से दुनिया, ये सब झूठी बातें हैं। जैसी है वैसे दिखना सीखिए और होश पूर्वक जीवन जिए, मतलब होश ही आपके जीवन की क्रांति होगी। मेन जितने लोग आज नशा कर रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि लोग आज को नहीं देखना चाह रहे, कल में जीना चाह रहे, पर ये बहुत बड़ा धोखा है अपने साथ। जी अतुल, मुझे एक चीज बताएं कि जब ये पूरी की पूरी थार की जर्नी आप कर रहे थे, जी एक पल भी एक ऐसा थॉट तो नहीं हुआ होगा आपके मन में कि आपको आपकी वाइफ की याद नहीं आई? हर वक्त आ रही है, हर वक्त। और मुझे मालूम है जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र में लहरें तो हमें अलग अलग नजर आती है, पर आप उनके बीच में देखोगे वो सब एक है। तो मेरे को ये विचार रहता था कि हाँ, मैं एक शरीर हूँ, एक दिन मिटना है, मेरी वाइफ का भी शरीर मिटा है, पर हम सब एक ही तो है, आपकी और मेरी एनर्जी एक ही तो है।
तो ये चीज़ मुझे हिम्मत देती है। हाँ, वो उसकी ताकत मेरी ताकत, और यही मुझे एक सहारा है जीने का। आपके फेसबुक पे मैंने पिक्चर्स देखे, हर जगह जहाँ जहाँ आप गए वहाँ पर कई सारे लोगों ने आपका स्वागत किया, लोग आपसे मिले, लोगों ने आपकी मदद करी, आपने लोगों के साथ सेल्फीज खींची, आपने लोगों की जिंदगियों में मुस्कुराहट बांटी। जी। लेकिन जिनका परिवार है, जिनके घर है, जिनका घर-बार है, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? जिस किस्म का जीवन वो जीते हैं और जिस किस्म का जीवन आप जी रहे हैं, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? मैं और उनके जीवन में ये फर्क है कि वो कई लोग अपना टाइम गुजार रहे हैं, मैं अपना टाइम नहीं गुजार रहा, मैं अपने टाइम को जी रहा हूँ। मैं हर पल को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे इसमें कोई तृष्णा या वासना है तो बस यही है कि मैं लोगों को जगा सकूं। बस अब जीवन का यही लक्ष्य है मेरा, और कुछ नहीं। अतुल, यू आर अ यंग बॉय, व्हाट्स योर एज? मेरी 33। 33 जी। 33 इज योर एज। आप करियर वाइज भी अगर आप देखें तो अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश करें तो अगले 6, 7, 8 महीने में आप वापस से सेटल्ड हो जाएंगे। जी। अगर आप कल को ये भी सोचें कि ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माफ कीजिएगा अगर मैं आपको हर्ट करूँ तो, लेकिन आपको कल को अगर सोचें कि फिर से मैं विवाह करूँ, फिर से अपना परिवार बनाऊँ, घर बसाऊँ, अपनी दुनिया आगे बढ़ाऊँ, तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदिश है आप पे, लेकिन फिर भी आप ये करना चाहते हैं। एक्चुअल में मुझे मालूम है जब सब चीज़ मिटना ही है, और मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा तो आबादी दुनिया की कम थोड़ी हो जाएगी। दुनिया तो पैदा कर रही है ना, और कुछ तो होना चाहिए जो दुनिया हमको कुछ चीज़ दे सके। अब वही उस चीज़ के लिए मैं निकल रहा हूँ। जी। अब जब ये फकीर फिर से अब तो फकीर पूरी दुनिया में ही जा रहा है। हाँ जी। है ना, फकीर की दुनिया आपने बोला, अब तो फकीर सिर्फ थार डेजर्ट घूम के आया तो फकीरी समझ में आई। हाँ। अब जो फकीरी आप देखोगे वो रियल फकीरी होगी। हाँ जी। क्या अपेक्षा है, क्या क्या हर्डल्स आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगी भाषा को छोड़कर? आपने भाषा एक बात बताई, और क्या क्या चीजें जो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ कमजोर ना पड़ जाऊँ? नहीं, चैलेंज मुझे सबसे पहले अभी आने वाला है नेपाल पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं फिर से कम 2000 किलोमीटर बर्फ में अकेला रहूंगा। मुझे पूरे हिमालय पर्वतमाला को पार करना है, और माउंट एवरेस्ट जस्ट मेरे सामने होगा। हर सुबह मेरी माउंट एवरेस्ट को देखने के साथ, और शाम मेरी माउंट एवरेस्ट को देखने के साथ होगी। उस एरिया में मैं काफ़ी -डिग्री में सरवाइव करूंगा, और मैं पहली बात वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो मेरी आखिरी दम तक यही इच्छा रहेगी कि मैं किसी जीव की हत्या ना करूं या उसका ना खाऊं। पर जब मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे अब प्राण जाने वाले हैं, तब मैं अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाते हुए उस चीज़ का सहारा लूंगा, क्योंकि उन प्रदेशों में से मांस ही चलता है। और दूसरी बात, मुझे चाइना में सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा लैंग्वेज का, और उनकी एक अलग ही लाइफस्टाइल है, उनका एक अलग ही कल्चर है। और मेजर कंडीशन मुझे और भी कई जगह आएंगी, मैं आपको कैसे बताऊं। एक तो साइबेरिया आएगी, और कुछ डेजर्ट भी है, जैसे मंगोलिया का डेजर्ट है, ऐसे कई डेजर्ट आएंगे। और मुझे समुद्रों का कुछ भी नॉलेज नहीं है, पर मैं समुद्रों को किसी शिप से या कंटेनर वाले जहाज से पार करूंगा। और बस, और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री मेरा अच्छे से वेलकम या मुझे नुकसान ना पहुँचाए, और मेरी सेफ्टी, क्योंकि कई अरब देशों की तरफ जाऊँगा, वहाँ पे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो उसके लिए मैं यूनाइटेड नेशन से एक सिक्योरिटी मांग रहा हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए, कि मेरे शरीर को नुकसान ना पहुँचे। अतुल, आपके अंदर में किस चीज़ का इतना दर्द है? मैं काफ़ी दर्द देख रहा हूँ आपके अंदर में, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत सॉर्टेड है। जी, आप बहुत सॉर्टेड हो, आपको बिल्कुल पता है कि आपके क्या करना है। जी जी। ये दर्द तो बिल्कुल नहीं है, बस अब ये है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, परमात्मा ने जो दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर कुछ अच्छा करके जाऊं, ताकि मेरी जब अंत सांसें भी हो तो मैं गर्व से कह सकूं मैंने जिंदगी को जिया अच्छे से। आपने बोला आप थार डेजर्ट में भूतों का इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, है ना, 5000 खंडर थे वहाँ पर। जी जी जी। कुछ हनुमान जी का जाप पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ी, कुछ ऐसा भगवान को याद किया? नहीं, भगवान का अंश हमारे अंदर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, और हाँ ईश्वर है, पर वो
मूर्ति पत्थरों में हो सकता है तो मेरे अंदर क्यों नहीं? मैं भी तो जीता जागता इंसान हूँ। तो मैं वो खंडरों में रुका और सिंपल तरीके से अपनी जैसे टेंट लगाया, आग जलाया और आराम से सोया। और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आहट आती है क्या, जैसे लोग टीवियों में हमने देखा था कि कोई औरत की चिल्लाने की आवाज़ आएगी, कोई डांस करता हुआ नजर आएगा, पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और फिर मैं उस गांव के आसपास भी कुछ लोकल लोग थे जो जानवर चराते थे, उनने बताया ये सब बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसा है। तो ये चीज़ें थी वहाँ पे, डर तो था पर जैसा लोग बोलते भूतिया, ऐसा कुछ भी नहीं था जी। तो अब ये क्लियर है कि भगवान हमारे अंदर है, तो हमको पत्थरों को इतना नहीं पूजना है। ये क्लियर है कि वर्ल्ड यूनियन को आप किसको आप सरकारों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप यूनाइटेड नेशंस को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको सभी जगह के सिर्फ वीजाज ही नहीं लेकिन आपको सिक्योरिटी भी अगर चाहिए आपको तो वो आपको हेल्प करे उसके अंदर में। अब ये सब चीजें बड़ी सॉर्टेड है, आपकी ट्रॉली सॉर्टेड है, आप इस चीज में बड़ा सॉर्टेड है। कहाँ कमी है, क्या चाहिए आपको, क्या मदद चाहिए, लोगों से क्या चाहिए आपको? देखिए, लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए एक पूंजी लगती है, जैसे मुझे लोगों की सेवा के लिए मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं उनको इकट्ठा कर सकूँ, उनका ट्रीटमेंट कर सकूँ, उनके लिए एक आवास टाइप तैयार कर सकूँ जिसको हम हॉस्पिटल कहते हैं। तो उन चीज़ों के लिए जो एक हॉस्पिटल को बनाने के लिए चीज़ें लगती है, वो सारी चीज़ें चाहिए, एक उसके लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, तो वो मेरे पास नहीं है। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है काफ़ी पूंजी और वो कुछ मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट के लिए जा रहा हूँ पूरे अर्थ की। पर आपको पता है ना कि भारत के लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। पहले वो अपना घर, अपना परिवार, अपना घर, अपनी जमीन, अपना जायदाद, अपना सब कुछ देखते हैं। मदद करने के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगाते हैं या ज्यादा सोचते हैं। जी जी, भारत के लोगों से सभी नहीं। मेरे को ये वो चीज थार रेगिस्तान में देखने को मिली। आपको मालूम है, जब मैं थार रेगिस्तान पार करता था और कोई गांव से गुजरता था, किसी को पता लगता था अरे ये व्यक्ति इतनी दूर से पैदल आ रहा है, तो वो दौड़े दौड़े 10-10 किलोमीटर मेरे लिए खाना लेके आते थे, मेरे लिए राशन लेके आते थे। और गरीब व्यक्ति ने भी अपनी जेब का जो दिन का 100 रुपये कमाता होगा, उसने 50 रुपये मेरे को दे दिए। एक रिक्शा वाले ने भी दिया मुझे। और ऐसे कई अनुभव है। तो दुनिया बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है। और आज भी उन सभी हजारों लोगों के मेरे को कॉल और मैसेज आते हो, आप शायद देख रहे होंगे फेसबुक में, लोग भी देख रहे हैं मेरे को 50 बार आई लव यू लिखते हैं, प्राउड है लिखते हैं। तो मेरा कह सकता हूँ मेरा बहुत बड़ा परिवार बन गया, अब छोटा सा परिवार नहीं है मेरा। और लेकिन आपका परिवार क्या कहता है, आपका माता पिता क्या कहते हैं, दोस्त यार क्या कहते हैं? क्या आपको देखकर कोई हंसता है? क्या आपको देखकर किसी का सर झुकता है? मेरे हरकतों को देखकर सभी के सर गर्व से उठ जाते हैं। गर्व से सभी लोग कहते हैं कि अतुल, मुझे आप पर गर्व है कि आप मेरे दोस्त हो, आपके मेरे दर्शन हुए। आपको मैं इस जर्नी में बताना चाहूँगा, एक सरदार जी ने मेरे पैर पढ़ लिए थे जब मैं थार रेगिस्तान को पार कर रहा था। उनको मैंने अपनी यात्रा के बारे में बताया, तो एक सरदार जी ट्रक लेके जा रहे थे, वहाँ रुके और वो सही मेरे पैर पढ़ लिए। मुझे नहीं मालूम क्या पढ़े, पर दुनिया भर से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस यात्रा में एक माफिया ग्रुप को पार किया। उस माफिया ने मुझे रोटी भी खिलाई और मेरी वो सुरक्षा भी किया। उसने बताया, मैं एक रेगिस्तान को पार कर रहा था, वहाँ 80% व्हीकल विदाउट नंबर प्लेट के थे। तो मुझे वहाँ डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेरे को एक लाइट जलता हुआ दिखा रेगिस्तान में, और उनसे मैंने रोटी की मांगी क्योंकि मेरा राशन खत्म हो गया था, पानी भी नहीं था। उन्होंने मुझे रोटी दी और उनने मुझे सारी स्टोरी बताई। तो मैंने देखा कि व्यक्ति कितना भी गलत काम कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसमें मानवता होती है। तो वो चीज़ मेरे साथ हमेशा रही। मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं अलग दुनिया में आ गया हूँ। आपका अतुल्य फाउंडेशन जो है जी, उसका जो टैगलाइन है वो है जीवन को होश पूर्वक जियो। जी, क्या लगता है आपको, दुनिया नशे में है? बिल्कुल, बहुत बड़ी आबादी नशे में है। इसलिए तो वो उटपटांग हरकत कर रही है कि किसी को अहंकार दिखाने के लिए कि ऐसा कर, उनने किया तो चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ। आप अभी 2 दिन का पहले का ही वीडियो देखिए, एक लड़की ने वीडियो बना के सुसाइड करी।
सब अहंकार की दौड़ है ना। वो बता रही कि वो नहीं झुका तो मैं उसको झुका के बताऊंगी मर के। तो ये बेवकूफ़ी वाली तो हरकत है ना। लोग रोज नशा करते हैं, मतलब वो वास्तविकता को नहीं जी रहे, होश को नहीं जी रहे ना। बेहोशी छाई हुई है पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी पर जी। तो आप इस पूरी की पूरी यात्रा में जी। क्या ये कोशिश जो आप कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने परसेंट सक्सेसफुल होंगे? मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी तरह से सफल हो जाऊंगा, बाकी लोगों पर है। मैं एक दिया जला दूंगा, अब वो दिए कितने जलते हैं और कितनी देर तक टिके रहते हैं अब उनके ऊपर भी निर्भर करता है जी। सिर्फ मैं एक प्रयास कर सकता हूँ, करना इस दुनिया को ही है। अतुल्य फाउंडेशन को अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो कैसे करे और किस तरीके से करे? देखिए, मुझे अतुल्य फाउंडेशन अभी मैं अपने किराए के ऑफिस के रूम से ही ऑपरेट कर रहा हूँ और मेरे पास कोई स्थान नहीं है। तो मैं सरकार से तो रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मुझे ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो सामान दे दे, या जो भी एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और लोग खुल के मेरे पास आ रहे हैं मदद करने कि आपको मेन पावर चाहिए तो हम मदद देंगे, पर इकोनॉमिकली मदद भी मुझे बहुत बड़े पैमाने में लगेगी जो मेरे पास नहीं है। तो मैं सरकार या दुनिया से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे दें आपको। हाँ, ये एक बैंक अकाउंट के थ्रू भी दे सकते हैं या ऐसे मिलकर भी आप लोग दे सकते हैं। मेरा नागपुर में ही रहना है जी। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे जी कि अराउंड द वर्ल्ड जर्नी जो आप करने के लिए जा रहे हैं जी इसका जो मेन रीजन है वो है ग्लोबल एंड मेंटल पीस। जी। एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहते हैं उन सबको जो आपके इस वीडियो को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया में हमारी कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आपके घर की परिस्थिति मैं मानता हूँ कि सही में बहुत डिफिकल्ट हो, कि आप लोग हमेशा बहुत सबकी लाइफ में रहता है, पर वो चीज़ें आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आप अपनी अहमियत को समझिए, अपनी कदर करिए। दुनिया में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बस दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए जिया करें और दुनिया सही में बहुत सुंदर है। शुक्रिया अतुल, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपने अराउंड द वर्ल्ड के जो सफ़र है उसके बारे में हमको पूरी जानकारी दी और अतुल्य फाउंडेशन के सपनों के बारे में बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना है, जो हमारे अंदर का ईश्वर है उनसे भी प्रार्थना है कि वो अतुल्य फाउंडेशन की मदद करे, आपकी मदद करे और आपके इस सपने को साकार बनाने में आपको जितनी मदद दिल खोल कर सकते हैं उतना करें। और अगर ये मैसेज उन सभी देशों में जा रहा है जो जिन देशों में आप जाने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों से यही निवेदन है दैट प्लीज हेल्प दिस यंग जेंटलमैन हु हैज अ मैसेज, हु हैज अ विजन टू सेव पीपल एंड आस्क देम एंड रिक्वेस्ट देम नॉट टू कमिट सुसाइड। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाम है अतुल कुमार चौकसे। इस नाम को याद रखिए, इस इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन करने वाले व्यक्ति को याद रखिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने थार डेजर्ट 1551 किलोमीटर को पार किया 52 घंटों में, और इन 52 घंटों में 52 दिनों में और इन 52 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एक एक दिन का जो 24 घंटा है उसमें ये चलता रहा एक विजन के साथ, एक सपने के साथ, एक सपने को साकार करने के। अतुल्य फाउंडेशन नाम का ये एनजीओ चलाते हैं और ये एनजीओ में कोशिश ये कर रहे हैं कि वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहाँ पर लोग आकर अपनी मेंटल पीस ढूंढें और उनको मेंटल पीस मिले। किसी ने खूब कहा है कि दुनिया में लेकर आए हैं क्या, दुनिया से लेकर जाएंगे क्या। शायद सवाल ये बिल्कुल नहीं है, सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या। अतुल कुमार चौक से एक बहुत बड़ा सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, 40,000 किलोमीटर्स का, पूरी दुनिया का सफ़र करने के लिए हम अपने अंदर के ईश्वर से, उस परवरदिगार से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अतुल को शक्ति दे, अतुल को बहुत सारी सुरक्षा दे,
जिससे अतुल का हर सपना पूरा हो और ना ही सिर्फ इस देश का लेकिन एक लड़के का ऐसा सपना साकार हो जिससे पूरी दुनिया सलाम करे। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सुसाइड ना करें। अतुल्य फाउंडेशन के ये सपने को कि कोई कभी सुसाइड न करे मिलकर साकार करें और जिंदा रहें। जय हिंद।